हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बस लेवल 2 की कहानी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए टाइम टू टाइम मिलते रहे। पहले पार्ट की तरह ये कहानी फिर से डार्क, साइकोलॉजिकल और फुल ऑन सुपर नेचुरल टेंशन से भरी हुई है। इस बार खेल और भी ज्यादा खतरनाक और दिमाग को घुमा देने वाला है। कहानी की शुरुआत अलग अलग स्कूल गोइंग गर्ल बच्चियों से होती है। कोई अपने मॉम डैड के साथ मॉर्निंग रूटीन पूरा कर रही है तो कोई घर की हल्की फुल्की सी नोक झोंक के बीच जल्दी जल्दी रेडी हो रही होती है। हर बच्ची अपने अलग अंदाज में दिन शुरू कर रही थी। एंड देन थोड़ी देर के बाद सब बच्चियां अपनी अपनी स्कूल बस में चढ़ जाती हैं और बस सीधा स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद एक बड़ा सा स्कूल कैंपस दिखाया जाता है, जहां कहीं फुटबॉल ग्राउंड में बच्चियां दौड़ती नजर आती हैं तो कहीं टेनिस कोर्ट में जोरदार प्रैक्टिस चल रही होती है। और आगे कई सारे स्टूडेंट्स बैडमिंटन हॉल में लगातार रैलीज खेलते दिखते हैं और एक तरफ कुछ गर्ल्स अपनी एक्टिंग वर्कशॉप की तैयारी में डायलॉग दोहरा रही होती हैं। उसी समय प्रिंसिपल मैम भी कैंपस में आ जाती है। उन्हें देखते ही सारी बच्चियां एक साथ गुड मॉर्निंग बोलकर खड़ी हो जाती है। फिर प्रेयर टाइम का अनाउंसमेंट होते ही पूरा स्कूल गेट बंद कर दिया जाता है और जो बच्चियां लेट आती हैं वो बाहर ही खड़ी रह जाती है और बस इंतजार करती रहती है कि कब प्रेयर खत्म हो। थोड़ा समय गुजरते ही स्कूल टाइम स्टार्ट हो जाता है और अलग अलग क्लास पीरियड चलने लगते हैं। कुछ देर के बाद में इंटरवल होता है और बच्चियां अपने प्री पैक्ड लंच लेती हैं, जिसमें आमतौर पर रोटी, चावल, छोले और 2-3 छोटी चीजें शामिल होती हैं। लंच खाते खाते बच्चियां हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रही होती है, लेकिन अचानक से ही पूरा लंच एरिया शांत हो जाता है, जैसे किसी ने एक पल में आवाज बंद कर दी हो। सर्विंग लेडीज भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये बच्चियां इतनी जोर से बातें कर रही थी और अचानक सबकी सब चुप कैसे हो गई। और उसी सन्नाटे में पहली बार एंट्री होती है राजनाथ की, जो कि इस कहानी का मेन विलन है। राजनाथ को देखते ही लड़कियों के चेहरे बदल जाते हैं, डर की हल्की सी लहर दौड़ती है और वो सब एक साथ खड़ी हो जाती हैं। और उधर क्लासरूम में टीचर सोच रही थी कि इंटरवल तो खत्म हो गया, काफी देर हो चुकी है, लेकिन लड़कियां वापस क्यों नहीं आ रही। और तभी कॉरिडोर से एक जोरदार धम की आवाज आती है। टीचर्स दौड़कर बाहर जाती है और नीचे एक लड़की गिरी हुई मिलती है। उसकी हालत देखकर टीचर के होश उड़ जाते हैं। वो बुरी तरीके से तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है और टीचर ये देख करके बहुत तेज चिल्ला पड़ती है। आवाज सुनकर स्कूल गार्ड्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ऊपर नजर डालते ही उनकी सांस अटक जाती है। स्कूल की छत पर 9 लड़कियां सीधी लाइन में खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर। ये नजारा देखकर प्रिंसिपल मैम भी एकदम पैनिक हो जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इतनी सारी बच्चियां छत पर क्या कर रही हैं और वो ऊपर से अपनी जान क्यों देना चाहती हैं। और अब हालात पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। और ये सब देखकर गार्ड और स्कूल के टीचर्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो लड़कियां तुरंत ही उन्हें अपने पास आने से मना कर देती हैं और बोल देती हैं कि अगर आप हमारे पास आए तो हम अभी यहाँ से कूद कर अपनी जान दे देंगे। एंड वो कहती है कि अंकल ने हमको 3 बजे यहाँ से कूदने के लिए बोला है और अगर आप लोगों ने हमारे पास आने की कोशिश की तो हमें अभी यहाँ से कूदना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था मानो वो लड़कियां खुद से ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। वो बार बार अपने प्रिंसिपल से बोल रही थी, मैम हमें बचा लीजिए, लेकिन फिर भी वो उनको आगे नहीं आने दे रही थी, जैसे कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। प्रिंसिपल बार बार उनसे पूछती है किसने उन्हें ऐसा करने को कहा और वो अंकल कौन है जो उनका दिमाग घुमा रहा है, लेकिन लड़कियां हर बार सिर्फ यही चेतावनी देती हैं, स्टे अवे वरना हम अभी कूद जाएंगे। इसके बाद बाकी टीचर्स और गार्ड कोशिश करते हैं कि किसी एक लड़की को बचा लिया जाए और जैसे ही धीरे धीरे करके गार्ड उनकी तरफ बढ़ता है तभी उनमें से एक लड़की छत से कूद जाती है और तुरंत ही अपनी जान दे देती है। और अब ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। प्रिंसिपल को समझ नहीं आता कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि घड़ी में 3 बज जाते हैं और बाकी की जो लड़कियां बची हुई थी वो पूरी तरीके से पैनिक मोड में चली जाती हैं और घबराहट में छत के किनारे पहुंचकर एक साथ जंप कर देती है। यहाँ पर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है और इस घटना की ब्रेकिंग न्यूज पूरे शहर में फास्ट स्पीड में फैल जाती है और न्यूज चैनल वाले तुरंत मौके पर पहुंचकर लाइव कवरेज स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अथर्व और उसकी बेटी आर्या पर। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आर्या के आधे सिर पर बाल नहीं है और वो हमेशा स्माइल करती रहती है और इसका कारण वही समझ पाएगा जिसने वश लेवल 1 को देखा है। लेकिन अगर आपने वश लेवल 1 को नहीं भी देखा है तब भी मैं आपके लिए छोटा सा रिकैप करके बता देती हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वश लेवल 1 में दिखाया गया था अथर्व, उसकी पत्नी, एक छोटा बच्चा और आर्या के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। यानी अथर्व के 2 बच्चे होते हैं। लेकिन कहानी तब ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब एक प्रताप नाम का आदमी आर्या को अपने वश में कर लेता है और इसी के चलते पहली मूवी में आर्या की मदर और उसके छोटे भाई की डेथ हो जाती है और लेकिन अथर्व किसी तरीके से जान पर खेलकर आर्या को सेव कर लेता है।
इसके बाद प्रताप को वो पकड़कर अपने ही घर के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट में कैद करके रखता है। सो प्रताप को अथर्व ने पकड़कर कैद तो कर लिया था, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि आज तक उसकी बेटी आर्या उसी के वशीकरण के इफेक्ट में फंसी हुई है और उसी के वश में रहने की वजह से आर्या हमेशा स्माइल करती रहती है, चाहे हालात कितने भी अच्छे या खराब क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए छोटा सा रिकैप करके बताया है कि आर्या हंसती क्यों है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मूवी के प्रेजेंट टाइम में। हम देखते हैं कि अथर्व अपने घर का और अपनी बेटी का थोड़ा ध्यान रखता है और उसके बाद एक मॉल में कुछ सामान लेने के लिए जाता है एंड वो वहाँ पर सामान देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने लगी हुई टीवी स्क्रीन पर पड़ती है, जहाँ पर न्यूज चल रही होती है और जिसमें बताया जा रहा था कि स्कूल की 9 लड़कियों ने छत से कूदकर अपनी जान ले ली है। रिपोर्टर बता रहा होता है कि स्कूल के हालात बेहद ज्यादा खराब हो चुके हैं और सारी की सारी लड़कियां पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। ये देखकर अथर्व तुरंत समझ जाता है कि लड़कियों पर किसी ने वशीकरण किया है। ये सोचते ही वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि प्रताप को तो अभी भी उसने अपने बेसमेंट में कैद करके रखा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लड़कियों को आखिर वश में किया किसने। देन इसके बाद हमारा सीन जाता है स्कूल के अंदर, जहाँ पर सारी लड़कियों के पेरेंट्स एक एक करके पहुंच जाते हैं और अपनी बेटियों की हालत देखकर पूरी तरीके से पैनिक करने लगते हैं। चारों तरफ रोने चिल्लाने की आवाजें होती हैं और उसी समय यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी स्कूल में पहुंच चुका होता है। पुलिस सबको काफी सख्ती से आउटसाइड में रुकने के लिए कहती है ताकि अंदर की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और कोई भी अंदर का माहौल ज्यादा खराब ना करे। लेकिन यहाँ पर बच्चों के पेरेंट ना तो रुकने के लिए तैयार थे और ना ही किसी बात को समझने के मूड में थे। हर कोई अपनी बेटी को देखने के लिए स्कूल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिससे माहौल और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अथर्व सीधा अपने घर के बेसमेंट में उतरता है, जहाँ पर प्रताप को आज भी कैद पड़ा होता है। अथर्व उसे गुस्से में पकड़कर पूछता है, बता तेरे जैसे और कितने हैं, कितने लोग हैं जो लड़कियों को वश में कर रहे हैं। जिस पर जीप कटा प्रताप उसकी तरफ अपनी आंखें झपकाता है। असली वजह ये थी कि पहली मूवी में अथर्व ने प्रताप की टंग को काट दिया था ताकि वो फिर कभी किसी और बच्चे को अपने वश में न कर पाए। प्रताप धीरे धीरे अपनी आंखें झपकाते हुए एक डरावनी आवाज में इशारा करता है, हाँ मेरे जैसे और भी हैं। और ये सुनकर अथर्व के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसके चेहरे पर एक पल में डर, शक और गुस्से तीनों मिक्स्ड रिएक्शन साफ दिखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में एक पुलिसमैन मौजूद होता है, यानी एसपी केशव, और वो बार बार घबराई हुई लड़कियों से पूछता है कि बताओ आखिर तुम ये सब किसके कहने पर कर रही हो। उसकी कड़क आवाज के बीच सारी लड़कियां चुप रहती हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की धीरे धीरे करके आगे आती है एंड वो एसपी केशव के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, हमें आपके लिए एक मैसेज देने को कहा गया है और बोला गया है कि पुलिस वालों में जो सबसे ज्यादा सीनियर ऑफिसर है उससे ये बात बता देना। वो कहती है, कैसे भी करके प्रताप अंकल को ढूंढ कर ले आओ, वरना बाकी बची लड़कियां एक एक करके अपनी जान देती रहेंगी और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक प्रताप अंकल नहीं मिल जाते। और अब यहाँ पर एसपी केशव बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये प्रताप है कौन, और वो बार बार लड़कियों से एक ही सवाल करता जाता है कि प्रताप कौन है, कहाँ मिलेगा, क्या करता है और तुम्हें ये सब किसने बताने को कहा। वो बार बार पूछता है लेकिन कोई भी लड़की उसे कुछ नहीं बताती है, बल्कि सारी लड़कियां चुप खड़ी रहती हैं। तभी वो लड़की कहती है कि हमें और कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना किया गया है, बस यही मैसेज आपके लिए पहुंचाना था और मेरा काम अब कंप्लीट हो गया है। फिर वो लड़कियों से बोलती है कि अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की, और उसका ये स्टेटमेंट सुनते ही अचानक से 40-50 लड़कियां स्कूल के अंदर से बाहर निकलती हैं, पूरी तरीके से रौद्र रूप में। उनके सामने जो भी आता है वो उसे धक्के मारती है, कहीं पत्थर फेंकती है तो किसी का सर फोड़ देती है, कैमरामैनों के कैमरे भी तोड़ डालती है। कुछ ही सेकंड में ये सारी लड़कियां रोड पर भाग जाती हैं और जो भी रास्ते में इन्हें मिलता है सबको मारती पीटती हुई निकलती है। इन सब की दहशत से लोग इधर उधर बचने लगते हैं और इन सब की लाइव फुटेज टीवी न्यूज पर लगातार चल रही होती है। और यही खौफनाक न्यूज अथर्व भी अपने घर में बैठकर सुन रहा होता है। टीवी पर लड़कियों का रौद्र रूप देखकर वो हर एक बात को ध्यान से एनालाइज कर रहा था और उसे साफ समझ में आ रहा था कि ये बहुत बड़े वसीकरण का नतीजा है। चैनल पर हल्ला गुल्ला चलता रहता है, लेकिन अथर्व का दिमाग एकदम शार्प मोड में चला जाता है और वो तुरंत ही अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कर लेता है। देन हम देखते हैं कि वो गाड़ी के अंदर से कुछ सामान रखता है और ये सामान क्या है ये मैं आप सभी के लिए आगे बताऊंगी। उसके बाद वो बिना एक सेकंड गवाए सीधे स्कूल के लिए निकल पड़ता है और वहीं सीन शिफ्ट होता है स्कूल की कैंटीन में, जहां पर सारी लड़कियां टेंशन में बैठी होती हैं और एसपी केशव फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। बताओ आखिर माजरा क्या है, और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें शांत कराने में लगे हैं, तुम किसकी बात मान रही हो और वो अंकल कौन है और कहाँ पर है। तभी उनमें से एक लड़की आगे निकल कर आती है और वो सीधा केशव की आंखों में देखकर बोलती है, सर आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और अगर इस टाइम में प्रताप नहीं मिला तो जो आगे होने वाला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
और ये सुनकर एसपी केशव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है अथर्व की। अथर्व अंदर आते ही सीधे लड़कियों की तरफ देखता है और बोलता है, जिस प्रताप अंकल को तुम सब लोग ढूंढ रही हो वो तो मेरे पास है। और पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है एंड वो उस लड़की से कहता है कि मुझे पता है प्रताप कहाँ पर है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे तुम्हारे अंकल से मिलना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर मूवी के विलेन जो अंकल होते हैं यानी कि हमारे राजनाथ, उनकी एंट्री हो जाती है। राजनाथ आगे बढ़कर अथर्व से पूछता है, तू तो सिंपल इंसान है, ना तेरे पास कोई पावर है और ना ही कोई ताकत, फिर तूने प्रताप भैया को कैसे पकड़ लिया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े बच्चियों के माँ बाप चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, अरे भाई जो भी है बता दे प्रताप कहाँ पर है, हमें बस अपनी बच्चियां चाहिए, जल्दी खत्म कर दे इस मैटर को। और पूरा माहौल शोर शराबी से भर जाता है जिससे राजनाथ इरिटेट होने लगता है और वो एक लड़की के हाथ में बंदूक दे देता है और सीधे एसपी केशव की तरफ देखकर कहता है, या तो इस जगह को जल्दी खाली कराओ वरना ये लड़की एक एक करके यहाँ पर सबको शूट कर देगी। देन वो लड़की यहाँ से सबको जाने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी पेरेंट उसकी बात नहीं मान रहे थे। इनफैक्ट वो अपने पेरेंट को भी यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो भी नहीं जाते, जिसकी वजह से वो अपने ही पेरेंट को शूट कर देती है, जिससे यहाँ का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर खड़े सारे लोग डर जाते हैं और सभी के सभी बाहर निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर हमारे तांत्रिक अंकल को थोड़ा सा शांति मिलती है। देन अथर्व पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम क्या चाहते हो, जिस पर राजनाथ बताता है कि मुझे 12 साल हो गए अपने भैया को ढूंढते हुए। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी साधना में लीन होंगे, मगर बाद में ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और फिर इसीलिए आखिरकार मुझे ही उन्हें ढूंढने के लिए निकलना पड़ा। एंड वो कहता है, मेरा इन लड़कियों को चोट पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है, तो मुझे बस मेरे भैया दे दो और ये सारी लड़कियों को मैं फ्री कर दूंगा। जिस पर अथर्व कहता है, ठीक है, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। देन उसके बाद राजनाथ प्रिंसिपल मैडम से बात करके 2 बसेस को अरेंज करवाता है और बाहर मौजूद पब्लिक, मीडिया, पुलिस, पेरेंट्स, गार्डियंस जो भी लोग होते हैं उन सबको अपने रास्ते से हटवा देता है। और अब ये 2 गाड़ियां निकल पड़ती हैं शहर के दूसरी तरफ, क्योंकि अथर्व का घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर था, यानी कि आउट ऑफ सिटी हम कह सकते हैं। तो रास्ते में अथर्व राजनाथ से पूछता है कि वैसे एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, अगर तुम कह रहे हो कि प्रताप तुम्हारा भाई है तो फिर ढूंढने में इतने साल मतलब 12 सालों का वक्त तुमने क्यों लिया? तुम चाहते तो जल्दी भी आ सकते थे। जिस पर राजनाथ का कहना था कि हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, मेरे जो भैया है उन्हें काली शक्तियों की सिद्धि प्राप्त थी और सेम टू सेम नक्शे कदम पर मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भी प्राप्त है। एक बार की बात है कि जब तकरीबन 28 सालों तक वो सिर्फ एक ही जगह बैठकर तपस्या कर रहे थे, ना तो वो किसी से मिलते थे और ना ही कहीं बाहर जाते थे। मैं भी मिलने आता था तो मुझे भी मना कर दिया करते थे। तो मुझे ऐसा ही लगा कि इस बार भी शायद वो किसी बड़ी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा मग्न होंगे, लेकिन 2.5 साल क्या, 5 साल क्या, 10 साल बीत गए, फिर भी उनका कोई अता पता नहीं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए इतने सालों के बाद मैं उन्हें ढूंढने लगा। पर आज देखो फाइनली इस काम में मैं कामयाब भी होने वाला हूँ। तुम मुझे बताने वाले हो कि आखिर मेरे भैया कहाँ पर हैं। देन राजनाथ कहता है कि एक सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तू तो एक आम आदमी है और प्रताप भैया जैसे ज्ञानी, विद्वानी, सर्वव्यापी के सामने तू टिक कैसे गया? जिस पर अथर्व का कहना था कि वो मेरी कैद में है पिछले 12 सालों से और उसका जो हश्र मैंने किया है ना, अगर तू देख लेगा तो तू भी चौंक जाएगा। मुझसे बचकर रहना वरना तेरा भी वही हाल करूंगा, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं ना, ये सिर्फ तेरी बात मानती है। तभी हम रास्ते में एक लड़की को देखते हैं और ये उन्हीं 45-40 लड़कियों में से होती है जो स्कूल से भाग जाती हैं और सड़कों पर लोगों को मार रही होती हैं। एंड राजनाथ उस लड़की को देखकर उसे ऑर्डर देता है कि तू भी बस में आकर बैठ जा। तभी उसको खांसी आ जाती है, लेकिन लड़की इस बार उसकी बात नहीं मानती है, यानी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका वशीकरण हट गया हो और वो राजनाथ की बात को नहीं मानती है बल्कि वहां से भाग जाती है। और अथर्व ये सारी चीजों को नोटिस कर रहा था। खैर उसके बाद हम देखते हैं इनकी बस अथर्व के घर आ जाती है। अथर्व का कहना था कि मैं तुझे तेरा भाई दे दूंगा, मगर उसके बदले तुझे मेरी बेटी को ठीक करना पड़ेगा। जब राजनाथ उसकी बेटी की हालत देखता है तो पहले तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर एक जादू इतना लंबा यानी कि 12 साल तक कैसे चल सकता है। वो कहता है ये कैसी तंत्र विद्या है, ये तो मुझे खुद भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो विद्या मैं जानता हूँ वो तो मात्र एक दिन या फिर 24 आवर्स के अंदर खत्म हो जाती है, या फिर मैंने जिस पर वशीकरण किया है मुझे उसके साथ होना जरूरी है। अगर वो मुझसे दूर हो जाता है और उसके माता पिता उसे झंझोड़ देते हैं तो वो मेरे बस से बाहर निकल जाता है। देन यहाँ पर वो अथर्व से कहता है कि तूने कुछ ना कुछ तो मेरे भाई से लिया है, जिसकी वजह से आज भी तू उसका रेडी है और इसी की वजह से तेरी बेटी इतने सालों से वश में है। तो तू याद करने की कोशिश कर कि तूने ऐसा मेरे भाई से क्या लिया था। देन उसके बाद अथर्व कुछ याद करने की कोशिश करता है और कहता है, हाँ शायद 10 रुपए लिए थे मैंने तेरे भाई के। तो राजनाथ कहता है कि हैंड टू हैंड पहले तो मेरे भैया के 10 रुपए वापस दे। तब वो अपने घर में ढूंढता है और उसे 10 रुपए मिल जाते हैं।
फिर वो प्रताप को 10 रुपए दे देता है, जिस पर राजनाथ कहता है कि ठीक है, वेरी गुड, अब तू इनके ऋण से मुक्त हो गया है और तेरी बेटी भी वापस आ गई होगी। चल अब तू अपनी बेटी को झंझोड़ दे और 2-4 चांटे मार दे और इसका नाम लेकर इसको बुला, ये जरूर ठीक हो जाएगी। और इसके बाद अथर्व भी बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसके बाद आर्या एकदम होश में आ जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर अथर्व बहुत शॉक्ड हो जाता है कि केवल 10 रुपए के लिए पिछले 12 सालों से उसकी बेटी की ये कंडीशन थी। न जाने उसने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक कि पहली मूवी में उसने अपनी बेटी के कान तक फोड़ दिए थे, जिसकी वजह से वो उसके बस से बाहर हो जाए, लेकिन तब भी वो उसके बस से बाहर नहीं निकली थी। ये चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा दुखद थी। अब यहाँ पर ना तो उसकी बेटी को सुन पा रही थी और दूसरी चीज उसके हाथ पैर जो 12 साल से पैरालाइज थे, मतलब चल फिर नहीं रहे थे, वो भी उठना बंद हो गए थे। और तीसरी चीज बहुत टाइम से वो बोली नहीं थी, तो इसलिए बस चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। देन उसके बाद राजनाथ को यहाँ पर एक बात का पता चल जाता है कि प्रताप बोल नहीं सकता, यानी कि अथर्व ने उसकी जीभ काट दी है। और अब राजनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो मारपीट करने लगता है। तो अथर्व यहाँ पर कहता है कि मेरे ऊपर हाथ मत उठा, अगर मैं गुस्से में आ गया तो मुझे अपना अंतिम चरण या फिर कहे लास्ट स्टेप उठाना ही पड़ जाएगा और तू खत्म हो जाएगा। तूने मेरी बेटी को ठीक किया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू बस यहाँ से निकल जा। जिस पर राजनाथ कहता है कि तू तुच्छ प्राणी मुझ जैसे बड़े तांत्रिक सर्वव्यापी को चैलेंज कर रहा है। देन उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि अथर्व अपनी गाड़ी में कुछ बॉक्सेस डाल रहा था। तो अब यहाँ पर खुलासा होता है कि इन बॉक्सेस में उसने कुछ स्पीकर्स मंगवाए थे। वो सारे स्पीकर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थ्रो कर रहे थे जिससे कि सब लोगों के कान और दिमाग पूरी तरीके से सुन पड़ जाते हैं। और अब जैसा कि राजनाथ की पावर इन लड़कियों के पास में थी, मतलब कि जो वह चाहे लड़कियों से करवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बोलना जरूरी था। और अब जब लड़कियों के कान ही बंद हो जाएंगे तो लड़कियां उसकी आवाज को कैसे सुनेगी, और ना ही वो उस आवाज के चलते कुछ भी अच्छे से बोल पा रहा था। और अथर्व पहले से ही उन सारे स्पीकर्स को घर में सेट करके रखता है और मौका देखकर उन्हें स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर राजनाथ बिल्कुल सुन हो जाता है और मौका पाकर अथर्व उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसकी जीभ काट देता है और उसे भी अपने घर के बेसमेंट में कैद कर लेता है, जहाँ पर उसका बड़ा भाई प्रताप पहले से मौजूद था। यानी कि अब वो दोनों उस घर के बेसमेंट में कैद थे। तभी वहाँ पर लोगों को ट्रैक करते हुए पुलिस और प्रिंसिपल भी पहुंच जाती है और वो बच्चियां भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसके अलावा अथर्व पर कोई केस भी नहीं होता है, क्योंकि उसने जो किया था वो कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि राजनाथ को पकड़ना इम्पॉसिबल था। एंड अथर्व को अपनी 12 साल पहले खोई हुई बेटी भी वापस मिल जाती है और इसकी बेटी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर ऐड हो जाती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी को ये मूवी नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं इस मूवी का फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।